प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होनी है, उसके लिए प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में जो यूनिट 7 है उसमें एक अभी नई लाइन इंट्रोड्यूस हुई है। जो नया टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया, कारण, प्रभाव, निदान और कार्यक्रम। तो कुल मिला के सिलेबस में ये लाइन दी है, इससे प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा। तो हम यहाँ पर इस टॉपिक को क्लियर करेंगे आज। एक सेकेंड, शायद क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो पहली बात हमको पढ़ना क्या क्या है कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, उसके बाद इसके कारण क्या है, प्रभाव क्या है, निदान क्या है और कार्यक्रम क्या है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो सिकल सेल एनीमिया है असामान्य लाल रक्त कोशिकाओं के समूह में उत्पन्न आनुवंशिक विकृति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। और इसमें मैं थोड़ा आपको बता दूं कि आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू पूरा क्लियर करा दूंगी, कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं रहेगा आपको, क्योंकि मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट भी रही हूँ और इस हेल्थ डिपार्टमेंट में भी काम करने का अनुभव है मेरा, तो इस फील्ड से जुड़ी हुई हूँ। तो आपको ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी, बस आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहना। सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा कि जो सिकल सेल एनीमिया है वो किसमें आनुवंशिक विकृति है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आपको कोई भी ऑप्शन दे देगा तो आपको याद रखना है आरबीसी। ये क्या है, आरबीसी में जो विकृति हुई है वो है। दूसरा प्रश्न, ये कैसी बीमारी है, तो आनुवंशिक है। देखिए, संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। असंक्रामक वे होते हैं जो एक व्यक्ति में ही रहते हैं, एक से दूसरे में नहीं फैलते। लेकिन आनुवंशिक विकृति ऐसी होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जाती है। तो ये आनुवंशिक विकृति का एक प्रकार है। तो पहला क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया में क्या किसमें असामान्यता होती है, तो आरबीसी में। ठीक है मैम, याद हो गया। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि किस प्रकार की विकृति है, तो मैम ये आनुवंशिक विकृति। बहुत बढ़िया। अब आगे चलते। देखिए यहाँ एक और शब्द लिखा है पीढ़ी दर पीढ़ी, मैंने बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। बहुत बढ़िया। अब आगे चलते, देखिए सिकल सेल एनीमिया में लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन अणु असामान्य हो जाते। आपने जो रक्त की संरचना पढ़ी होगी, ब्लड ब्लड जिसे हम कहते हैं, इसमें जब आपने पढ़ा होगा तो आपने आरबीसी पढ़ा होगा। और ये आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका रंग लाल होता है। इसका रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। जो हीमोग्लोबिन है हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। तो इसमें हीम जो है रंजक होता है और ग्लोबिन जो है प्रोटीन होती है। तो ये जो हीम रंजक होता है, इसी के कारण इसका रक्त का रंग जो लाल होता है, इसीलिए इसे लाल रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं। तो कुल मिला के यहाँ से एक बात समझ में आई कि लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो अणु असामान्य हो जाते। फिर अगला फैक्ट, स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं गोल और उभयावतल आकृति की होती है और ऑक्सीजन की छोटी रक्त वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है ऑक्सीजन को। ठीक है देखिए, कुछ भी याद नहीं रखना है। प्रश्न ये बन सकता है कि लाल रक्त कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, तो क्या लगाएंगे, गोल और उभयावतल, है ना, उभयावतल होता है। सबसे पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें किसमें विकृति होती है, तो मैम आरबीसी में होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद कैसी बीमारी है, तो आनुवंशिक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होती है। वेरी गुड। उसके बाद इसमें किसमें असामान्यता आ जाती है, तो इसमें हीमोग्लोबिन के अणु में असामान्यता आ जाती है। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आरबीसी का यदि आकार पूछ ले तो कैसा होता है, गोल और उभयावताल आकृति होती। ओके। और आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का कैसे, छोटी रक्त वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती। बहुत बढ़िया। अब देखिए, सिकल सेल जो रोगी है उसमें लाल रक्त कणिकाएं कठोर और चिपचिपी हो जाती है और इनका आकार हंसियाकार या सिकल या अर्धचंद्राकार हो जाता है। मैम जब आपने बताया कि जो नॉर्मल लाल रक्त कणिकाएं है वो तो गोल होती है और उभयअवतल की होती है, तो जब किसी व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया यदि हो जाता है तो उसमें ये जो हीमोग्लोबिन है, सॉरी जो आरबीसी, उसकी आकृति कैसी हो जाएगी, तो वो कठोर हो जाएगी और चिपचिपी हो जाएगी। ठीक है, कठोर और चिपचिपी तो हो जाती है, लेकिन मैम इसका आकार बताइए, तो इसका हंसिया के आकार का आकार हो जाता है। हंसिया आपने देखी होगी, कुछ इस तरह की होती है। तो ये हंसिया आकार इसका आकार हो जाता है, या तो अर्धचंद्राकार हो जाता है। ठीक है मैम, इतना हमको समझ में आ गया।
मैम आपने 4-5 फैक्ट बता दिए कि पहला तो जो सिकल सेल रोग है वो लाल रक्त कोशिकाओं में उत्पन्न होता है और इसमें हीमोग्लोबिन अणु असामान्य हो जाता है, और ये आनुवंशिक विकृति है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। फिर आपने बताया था कि इसका आकार गोल और उभयताल होता है नॉर्मल स्थिति में, लेकिन जब किसी व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो गया तो उसकी आरबीसी को हम देखेंगे तो मैम वो हंसियाकार हो जाएगी या तो वो अर्धचंद्राकार हो जाएगी, ठीक है। और क्या, कठोर और चिपचिपी हो जाती। बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि जो सिकल सेल कोशिका है सामान्य कोशिका की तुलना में जल्दी नष्ट हो जाती है, जिसके कारण शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की निरंतर कमी होती है। अच्छा देखिए, जो एक नॉर्मल होती है ना आरबीसी, उसका जीवन साइकिल कितना होता है? मैम उसका जीवन साइकिल तो 120 डेज होता है, ठीक है। नॉर्मल आरबीसी का जीवन चक्र 120 दिन होता है, लेकिन मैम जब ये आरबीसी में सिकल सेल एनीमिया विकृति उत्पन्न हो जाती है तो ये आरबीसी क्या है, बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है, और ये जब बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगी तो शरीर में तो आरबीसी की कमी होते रहेंगी, क्योंकि पहले तो 120 दिन में खत्म हो रही थी, लेकिन अब इसका आकार भी हंसियाकार हो गया, कठोर भी हो गई, चिपचिपी भी हो गई, तो ये तो जल्दी नष्ट हो रही है। हाँ, फिर सिकल सेल जो रोग है बी ग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। ये थोड़ा टेक्निकल फैक्ट है लेकिन बहुत जरूरी है। किस जीन में उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन होता है? तो बीटा ग्लोबिन जीन में, ठीक है, जिसके कारण असामान्य हीमोग्लोबिन का उत्पादन होता है और जिसे हीमोग्लोबिन एस एचबीएस के रूप में जाना जाता है। इस उत्परिवर्तन के कारण ही लाल रक्त कोशिकाओं का आकार हंसियाकार हो जाता है, ठीक है। मैम इतनी लंबी चौड़ी लाइन पढ़ के बता दी, इसमें याद क्या रखना है? तो बताती हूँ इसमें याद क्या रखना है। इसमें याद रखना है कि सिकल सेल रोग में जो उत्परिवर्तन है किसके कारण होता है? तो बीटा ग्लोबिन जीन के कारण होता है, ठीक है मैम, इतना याद रख लिया। इससे क्या होता है? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का उत्पादन होता है। जब असामान्य हीमोग्लोबिन का उत्पादन होगा तो एस एचबीएस के रूप में इसको जाना जाएगा, और इस उत्परिवर्तन के कारण ही लाल रक्त कोशिकाओं का आकार कैसा हो जाता है? हंसियाकार हो जाता है, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। सिकल सेल रोग में एक वाहक जिसे हेटेरोजाइगोट के रूप में जाना जाता है, एक सामान्य बीटा ग्लोबिन जीन और एक असामान्य बीटा ग्लोबिन होता है। इस स्थिति को सिकल सेल लक्षण भी कहा जाता है। क्या कथावाच थी? यहाँ ये बोला कि सिकल सेल में जो एक वाहक होता है, वाहक को क्या बोलते हैं? हेटेरोजाइगोट बोलते हैं। और उसमें एक सामान्य बीटा ग्लोबिन जीन होता है और एक एबनॉर्मल बीटा ग्लोबिन होता है, और इसे सिकल सेल लक्षण भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? सिकल सेल रोग के लक्षण 5 से 6 महीने की उम्र के आसपास दिखाई देते हैं, क्योंकि भ्रूण में हीमोग्लोबिन का उत्पादन कम हो जाता है और असामान्य सिकल हीमोग्लोबिन प्रकट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सिकल सेल रोग के लक्षण कितने महीने की उम्र में दिखाई देते हैं। देखिए, यहाँ उम्र की बात चल रही है महीनों में, यहाँ साल की बात नहीं चल रही है। मतलब जब कोई बच्चा 5 से 6 माह की उम्र का होता है तभी लक्षण दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि जो भ्रूण है उसमें हीमोग्लोबिन का उत्पादन कम हो जाता है और असामान्य सिकल हीमोग्लोबिन प्रबल हो जाता है, ठीक है। ठीक है, आगे देखो। सामान्य रक्त कोशिकाओं 100 से 120 दिन तक जीवित रहती, मैं आपको बता चुकी हूँ, जबकि सिकल सेल की कोशिकाएं केवल 30 से 40 तक दिन तक ही जीवित रह सकती। इसमें कथन कारण में प्रश्न बन सकता है कि सिकल सेल एनीमिया में जो एक नॉर्मल आरबीसी है उसका जीवन चक्र 120 दिन के आसपास होता है, जबकि वो दे देंगे कि जो सिकल सेल एनीमिया युक्त आरबीसी उसका जीवन चक्र 80 दिन होता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। 80 दिन नहीं होता है, कितने दिन होता है? 30 दिन से लेकर 40 दिन तक होता है, ठीक है मैम, ये अच्छे से याद हो गया हमको। अब आगे चलते। सिकल सेल कोशिकाएं छोटी रक्त वाहिकाओं के मार्ग में अटक जाती है और शरीर के रक्त और ऑक्सीजन के प्रवाह में बाधा डालती। बहुत बढ़िया। मैंने आपको क्या बताया था कि जो हीमोग्लोबिन है, जो आरबीसी वो क्या करती है? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके पूरे शरीर में सर्कुलेट करती है, लेकिन जो सिकल सेल कोशिकाएं है ये रक्त वाहिकाओं के मार्ग में अटक जाती है, क्योंकि छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं के मार्ग में अटक जाती है और शरीर के रक्त और ऑक्सीजन के प्रवाह में बाधा डालती है, ठीक है। अगला देखते हैं। इसको इरेज कर दूं, ओके। इन कोशिकाओं के इस प्रकार के बदलाव के कारण तीव्र दर्द, अंगों की खराबी, स्ट्रोक का खतरा होता है,
और सिकल सेल रोग या सिकल सेल रक्ताल्पता या ड्रिपेनोसाइटोसिस कहा जाता है। इस बीमारी को सिकल सेल डिसीज बोल देते हैं, सिकल सेल एनीमिया बोल देते हैं, या ड्रिपेनोसाइटोसिस बोल देते हैं। मुझे लगता है कि आपने सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल रोग तो सुना होगा, लेकिन ये जो एक शब्दावली है ड्रिपेनोसाइटोसिस, ये नहीं सुना होगा। और ये निश्चित तौर पे प्रश्न पत्र में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकल सेल रोग में ऑक्सीजन की कमी के कारण आरबीसी हंसियाकार होकर फट जाती है, इसको हिमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कथन कारण में भी पूछ सकता है और सीधे सीधे फैक्चुअल भी पूछ सकता है कि हिमोलिटिक एनीमिया निम्न में संदर्भित करता है। 1 2 3 4 करके आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उसमें आपको बताना है कि सिकल सेल जो एनीमिया होता है, बीमारी होती है, उसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण आरबीसी जब हंसियाकार होकर फट जाती है, तो उसे ही सिकल सेल उसे ही हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। ठीक है। अन्य कथन ऐसे दे सकते हैं कि हीमोलिटिक एनीमिया मतलब खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, लिक्विड की कमी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आरबीसी हंसियाकार होकर फट जाती है तो उसे हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। ये देखिए, सामान्य लाल रक्त कोशिका इस तरह से गोल होती है और उभयावताल, ये उभयावताल मैंने बताया था, ये उभयावताल यहाँ दिख रहा है। ठीक है। और जो सिकल सेल एनीमिया वाली है वो ऐसी हंसियाकार हो गई है, ये देखिए हंसियाकार हो गई है, एबनॉर्मल हो गई है। ठीक है। इसके बाद आगे के फैक्ट हम देखते हैं। सॉरी। देखिए, जेम्स हैरिक ने पहली बार सिकल आकार वाली लाल रक्त कोशिकाओं का वर्णन किया था। एक प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि जो सिकल सेल एनीमिया वाली आरबीसी है, उसका वर्णन किसने किया था? तो जेम्स हैरिक ने किया था। ठीक है, जेम्स हैरिक ने किया था। उसके बाद लाइनस पॉलिंग और उसके सहकर्मी ने 1949 में सिकल हीमोग्लोबिन का परिवर्तित इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी किया और मॉलिक्यूलर रोग की परिभाषा दी। ओके। आगे है कि 1942 में लेहमैन और कटबुश द्वारा दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ियों की आदिवासी जनसंख्या में भारत में पहले सिकल हीमोग्लोबिन का वर्णन किया। 1942 में डनलोप और मजुमदार ने उत्तर असम के चाय बागान के कार्मिकों में सिकल हीमोग्लोबिन की मौजूदगी की सूचना दी। मतलब जो चाय बागान के कार्मिक है बेचारे, उनकी क्या गलती, लेकिन उनके रक्त में भी ये असामान्यता दिखी। असम राज्य की बात चल रही है। अब सिकल सेल मरीज के प्रकार कितने होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सिकल सेल रोगी, दूसरा सिकल सेल वाहक। ठीक है। सिकल सेल रोगी में क्या होता है? ये वे होते हैं जिनको सिकल सेल एनीमिया रोग के लक्षण होते हैं, और सिकल सेल वाहक वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें सिकल सेल एनीमिया के कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन अपने रक्त में सिकल सेल का जीन धारण करते। कुल मिला के ये बताना चाहते हैं कि 2 प्रकार के मरीज है। एक तो सिकल सेल रोगी, रोगी मतलब दिख रहा है कि रोगी है, मतलब उसके शरीर में लक्षण है लेकिन दिख भी रहे हैं। जैसे हम किसी को कहते हैं ना, इसको तो फीवर है। अब फीवर है मतलब दिख रहा है, लक्षण दिख रहे हैं, तो हम उसको रोगी मान रहे हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर में फीवर तो है लेकिन उसके लक्षण नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो उसको वाहक कहेंगे, कि जिसके शरीर में सिकल सेल एनीमिया का जो वाहक है वो तो मौजूद है, लेकिन उसके लक्षण हमको दिखाई नहीं दे रहे, तो वो वाहक कहलाएगा। फिर सिकल सेल रोगी और सिकल सेल ट्रेट मतलब वाहक में क्या अंतर है? पहला, रोगी क्या होता है? माता पिता से परिवर्तित हीमोग्लोबिन जिसके 2 रूप होते हैं, और वाहक में व्यक्तियों में परिवर्तित हीमोग्लोबिन जिसका एक ही रूप होता है। सिकल सेल रोग में लाल रक्त कोशिकाओं का अर्धचंद्राकार रूप में बदला जाना, जिसके कारण शरीर की विभिन्न कोशिकाएं और रक्त वाहिकाओं का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, और वाहक में परिवर्तित हीमोग्लोबिन और सामान्य हीमोग्लोबिन के मिश्रण से सिकल सेल ट्रेट पैदा होते हैं। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद आगे चलते, उम्मीद करती हूँ कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। इसके बाद में सामान्य सिकल सेल वाहक सिकल सेल रोगी से कम पीड़ित होते। देखिए, जो वाहक होते हैं ना, उनके अंदर केवल वो सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित है, लेकिन जो रोगी है उसमें तो उसके लक्षण भी दिख रहे हैं, तो वो अधिक पीड़ित होगा। तो यही बोला है कि जो सिकल सेल वाहक है सिकल सेल रोगी की तुलना में कम पीड़ित होता है, लेकिन इनके रूपों के लक्षण अलग अलग रोगियों में अलग अलग होते हैं। ठीक है।
सामान्यतः जंगल वाली जगहों पर मच्छर की वजह से मलेरिया होता है। इसके पैरासाइट लाल रक्त कोशिकाओं को ही प्रभावित करते हैं। एक स्टडी के अनुसार जंगल में रहने वाले जनजातीय लोगों के शरीर में मलेरिया से बचने के लिए प्रकृति ने लाल रक्त कोशिकाओं का आकार गोलाकार से हंसियाकार कर दिया। इसके कारण मलेरिया तो नहीं होता, लेकिन लाल रक्त कोशिकाओं का आकार बदलने से लाल रक्त कोशिकाएं जल्दी नष्ट हो जाती है। एक स्टडी ये बताती है कि क्या हुआ था कि कुछ जो जनजाति है जो जंगलों में ही निवास करती है, तो उनके शरीर में मलेरिया से बचने के लिए क्या हुआ था, आरबीसी का जो नॉर्मल आकार होता है गोलाकार, उससे हटाकर हंसियाकार या प्रकृति स्वरूप ही कर दिया गया था। तो इसलिए इनको मलेरिया नहीं होता। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन स्टेटमेंट में बन सकता है, लेकिन बस एक नुकसान है कि इनकी लाल रक्त कोशिकाएं जल्दी नष्ट होने लगती है। ठीक है, आगे देखते हैं सिकल सेल रोग के प्रमुख लक्षण। यहाँ देखिए सिकल सेल रोग के प्रमुख लक्षण तो क्या क्या है। देखिए शारीरिक विकास में विलंब होगा, यौनावस्था में विलंब होगा, यौनागमन में विलंब होगा, वजन और लंबाई सामान्य से कम रहेगी। मतलब देख के ही लगेगा कि उस बच्चे का विकास कुछ तो अवरुद्ध हुआ है। अत्यधिक रक्ताल्पता मतलब एनीमिया रहेगी। एनीमिया मतलब खून की कमी, तो शरीर सफेद दिखेगा। जो नाखून त्वचा है आंखों, इसमें पीलापन आएगा जिसको पीलिया हम कहते हैं। नाक की हड्डी समतल रहेगी। लंबे समय तक हल्का बुखार रहेगा। बार बार वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं ना जल्दी बीमार हो जाना। लंबे समय तक निमोनिया रहेगा। तिल्ली प्लिया स्प्लीन बढ़ जाएगी। हड्डी और जोड़ों में दर्द होगा। ठीक है, और क्या होगा, और हाथ पैर में सूजन रहेंगी, पैरों में फोड़े आ जाएंगे। पुरुषों में लैंगिक विकार उत्पन्न होंगे। बाज या अनुर्वरता या विलंब से उर्वरता, चिड़चिड़ापन और खान पान में अरुचि रहेगी। इसके बाद में यहाँ कुछ फैक्ट दिए हुए हैं कि सिकल सेल रोग के अन्य रूप। तो इसमें सिकल सेल होता है, सी, सिकल हीमोग्लोबिन सी, सिकल बीटा थैलेसीमिया, सिकल बीटा प्लस थैलेसीमिया और सिकल बीटा शून्य थैलेसीमिया। फिर सिकल सेल रोग का पता लगाने के लिए किए जाने वाले टेस्ट। ठीक है, ये पूछ सकता है कि कौन सा टेस्ट है जो सिकल सेल रोग का पता लगाने के लिए नहीं किया जाता। तो एक सॉल्युबिलिटी टेस्ट किया जाता है, सिकलिंग टेस्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिंग, हाई परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी, आणविक नैदानिकी, रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। ये सब क्या किया जाता है, ये टेस्ट किए जाते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि अमुक व्यक्ति में इस बीमारी की उपस्थिति है या नहीं है। फिर सिकल सेल का प्रसार कैसे होता है, क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है या फिर नहीं होता है या आनुवंशिक होता है। तो मैंने बताया था आनुवंशिक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। फिर सिकल सेल रोग का प्रसार, यदि माता पिता दोनों सिकल सेल रोग नहीं है तो बच्चों में रोग नहीं होता है, सीधी सी बात है। उसके बाद यदि माता पिता या दोनों में से कोई एक व्यक्ति सिकल सेल वाहक है तो 50% बच्चे वाहक और 50% बच्चे सामान्य गुण वाले पैदा होने की संभावना होती है। यदि माता पिता दोनों ही सिकल सेल वाहक है तो उनमें 25% बच्चे सिकल सेल रोग से पीड़ित होंगे, 50% बच्चे सिकल सेल वाहक होंगे और 25% ऐसी संभावना है कि सामान्य गुण वाले होंगे। यदि माता पिता में से कोई सिकल सेल रोगी है तो सभी बच्चे सिकल सेल वाहक हो सकते हैं लेकिन सिकल सेल रोगी नहीं होंगे। ठीक है, यदि माता पिता रोगी है तो बच्चे केवल वाहक होंगे, हो सकते हैं, लेकिन रोगी नहीं। यदि माता पिता में से एक व्यक्ति सिकल सेल रोगी है और एक व्यक्ति सिकल सेल वाहक है तो 50% सिकल सेल रोगी और 50% सिकल सेल वाहक होंगे। यदि माता पिता दोनों सिकल सेल रोगी है तो उनके सभी बच्चे सिकल सेल रोगी पैदा होंगे। ठीक है, ये इसमें संभावना दी गई है। बिल्कुल संभावना है कि परीक्षा में यहाँ से स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। अब अगला देखते हैं सिकल सेल रोग की दूरगामी समस्याएं क्या है। एक तो मस्तिष्क की तरह वाहिकाओं में अवरोध से लकवा हो सकता है जिसको पैरालिसिस हम बोलते हैं। कुछ मरीजों में पित्ताशय की पथरी हो जाती है। वैसे तो गॉल ब्लेडर में पथरी सुनी होंगी, किडनी में पथरी, लेकिन यहाँ पित्ताशय में पथरी हो जाती है। प से पित्ताशय और प से पथरी, तो पित्ताशय की पथरी और रक्त वाहिकाओं में अवरोध लकवा, मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं में। कुछ महिलाओं में बार बार एबॉर्शन होता है और रक्तस्राव की शिकायत रहती है। रक्त कोशिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा में होता है और सिकल सेल बीमारी में कभी कभी अस्थि मज्जा में संक्रमण से रक्त कोशिका का उत्पादन पूर्ण बंद होकर गंभीर परिणाम। सीधी सी बात है, यदि अस्थि मज्जा से
आपका बोन मेरो से क्या हो रहा है, ब्लड प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन जब बोन मेरो में ही इन्फेक्शन हो जाएगा तो आपकी जो ब्लड प्रोडक्शन कैसे होगा। तो जब ब्लड प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो गंभीर परिणाम सीवियरिटी उत्पन्न हो जाएगी। गुर्दे, अस्थियों में संक्रमण, बड़े जोड़ों का खराब होना, इसके प्रभाव लीवर, हृदय पे भी पड़ते हैं। नाक, कान, आंख प्रभावित हो सकती है और इससे संबंधित समस्याओं लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसी समस्या है वैसे उसके लक्षण दिखाई देंगे। इसके बाद इसमें देख लेते हैं, इस बीमारी में किसी भी समस्या पर नियंत्रण नहीं होने से यह रोग घातक और जानलेवा हो सकता है। ठीक है, इसके उपचार की विधियां दी है, इसको ऊपर तरीके से देख लेना, जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया क्या होता है, प्राथमिक उपचार के लिए उपयोग आने वाली मानक दवाइयां है। कीमोथेरेपी प्रभाव के द्वारा फीटल हीमोग्लोबिन में वृद्धि, तीव्र दर्द और सीने से संबंधित विकारों में कमी, मृत्यु की संभावना 40% कम हो जाती है। रक्तक्षय, रक्ताल्पता में कमी, अस्पताल में भर्ती होने की न्यूनतम गुंजाइश रहती है, चिकित्सा खर्चा कम होता है, शारीरिक क्षमता में वृद्धि होती है। ये कैंसर की संभावना और उत्तम में विषाक्तता की संभावना है, इसके साइड इफेक्ट है। और गर्भवती और गर्भ के इच्छुक महिलाओं के लिए घातक भ्रूण को क्षति की संभावना, ये इसके साइड इफेक्ट है। इसमें देखिए, एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूज करा सकते हैं उसमें, दूसरा अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण मतलब बोन मेरो ट्रांसप्लांट करा के इसका इलाज किया जाता है। और अगला स्टेम सेल ट्रीटमेंट करके, इसमें सिकल मुक्त लाल कणिकाओं का उत्पादन करके स्थायी समाधान संभव है इसका। सिकल सेल ट्रीटमेंट करके तकनीक अत्यंत शैशवावस्था में, बच्चा जब शिशु अवस्था में होता है तभी इसको कर सकते हैं। जीन थेरेपी क्या है, हीमोग्लोबिन के जीन संरचना में परिवर्तन कर देते, स्थायी समाधान संभव और एकदम नई तकनीक है और विस्तृत परीक्षण नहीं हो पाया है। विषाक्तता प्रभाव संभावित है, मतलब इसके साइड इफेक्ट भी संभावित है। तो सिकल सेल एनीमिया के उपचार की सबसे नवीनतम तकनीक कौन है, जीन थेरेपी, जो अभी इसमें शोध चल ही रहा है। उसके बाद अगला देखते हैं, सिकल सेल रोग से संबंधित कुछ कार्यक्रम, मिशन या अभियान। और यही का यही सिलेबस की लाइन में पूछा है, मतलब यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो देखिए, 2016 में भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया के रोकथाम नियंत्रण के लिए तकनीकी परिचालन दिशा निर्देश दिए थे। कब दिए थे, वर्ष 2016 में। ठीक है, उसके बाद अगस्त 2018 में मध्य प्रदेश के जो 6 आदिवासी जिले थे, जैसे अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, शहडोल, उमरिया, सीधी, इसमें सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण मिशन शुरू हुआ था। फिर सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के निदान के लिए जून 2021 में मध्य प्रदेश राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन का गठन किया। फिर नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस मौके पर सिकल सेल एनीमिया सहित आनुवंशिक विकारों के बारे में लोगों को जागरूकता देने के उद्देश्य से क्या किया था, मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन स्टार्ट किया था। इसके 3 भाग है, स्क्रीनिंग, उपचार और सिस्टम को मजबूत बनाना। यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि मध्य प्रदेश जो सिकल सेल मिशन कब स्टार्ट किया था, 15 नवंबर 2021 को, किस अवसर पर, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर, और इसके कितने भाग है। तो इसके मुख्य रूप से 3 भाग है, कौन कौन से, स्क्रीनिंग, उपचार और सिस्टम। इसमें एक चौथा ऑप्शन देके कंफ्यूज किया जा सकता है आपको और बिल्कुल प्रश्न बन सकता है यहाँ से। इसके बाद आगे चलते, एक सेकेंड में देख लो रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। ओके, इसके बाद जो प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने 1 जुलाई 2023 को शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया था और लक्ष्य 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के खतरे को समाप्त करना है। इसका कार्यक्रम में उच्च फोकस वाले 17 राज्य शामिल है। अब देखिए, प्रश्न सीधे सीधे बनेगा कि लक्ष्य कब तक रखा है उन्मूलन का, 2047 तक। कब किया शुरू, 1 जुलाई 2023 को किया। कहाँ से, शहडोल। शहडोल कहाँ आता है, मध्य प्रदेश में। और उच्च फोकस वाले कितने राज्य, 17। यहीं से आपको याद रखना है, यहीं से 1-2 प्रश्न तो आपको मिल जाएंगे। फिर 17 राज्यों के नाम यदि आप चाहो तो याद रख सकते हो। इसके बाद में सिकल सेल रोग के विश्व भर में व्यक्ति, परिवार, समुदायों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। फिर से एक नया प्रश्न, 19 जून को क्या मनाते हैं, तो विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
सिकल सेल एनीमिया का प्रभाव, अभी हमने लक्षण देख लिए, उपचार की विधियां देख ली, कारक वगैरह देख ली, क्या होता है कैसे होता है, इसका प्रभाव देखिए। भारत में जनजातीय आबादी शहरी और गैर आदिवासी समुदायों की तुलना में सेल रोग से अधिक ग्रस्त है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आदिवासी स्वास्थ्य विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट में सिकल सेल रोग को आदिवासी स्वास्थ्य की 10 विशेष समस्याओं को सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश में सिकल सेल जीन की समस्या अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के समुदायों में मौजूद है। वह 27 सिकल सेल बेल्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के 27 जिले जो है इस बेल्ट के अंतर्गत आते हैं। और 2020-21 के अनुसार 4 आदिवासी जिले अलीराजपुर, अनूपपुर, छिंदवाड़ा और डिंडोरी में सिकल सेल एनीमिया के 75% मामले हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से 3 ऑप्शन दे देंगे, एक कोई अन्य जिला दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे, है ना। तो अली नाम का एक लड़का है, अनूप नाम का एक लड़का है। ठीक है। और उनने अली ने अनूप को, जो छिंदवाड़ा, उसको एक डोरी से बांध रखा है। ठीक है। अली ने अली और अनूप ने क्या किया, छिंदवाड़ा को एक डोरी से बांध रखा है, छिंद के पेड़ से एक डोरी से। छिंद का पेड़ होता है एक्चुअली, इसीलिए छिंदवाड़ा का नाम छिंदवाड़ा पड़ा। तो अली और अनूप ने क्या किया, छिंद के पेड़ से एक डोरी से किसी जानवर को बांध रखा है, इस तरह से याद रखना। 75% मामले यहाँ पर है। और मध्य प्रदेश की जनजातीय आबादी में सिकल सेल वाहक का प्रचलन 10 से 33% तक है, जिसमें 0.7% जनसंख्या होमोजाइगोट के साथ सिकल सेल रोग से प्रभावित है। राज्य के डिंडोरी जिले में सिकल सेल वाहक का सर्वाधिक प्रचलन देखा गया। ठीक है, डिंडोरी जिले की बात हो रही है और मैंने इन 4 राज्यों में भी डिंडोरी का नाम आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया है और ये प्रश्नोत्तरी है, इसके लिए एक छोटा सा अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।